तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है मनी हाइस्ट सीजन 4 पर। सीजन 4 की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10 और ये सीजन 3 अप्रैल 2020 में रिलीज हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 3 के एंड में देखा था कि पुलिस टैंक्स लेकर बैंक ऑफ स्पेन में घुसने वाली थी, पर तभी टोक्यो एंड रियो उन पर मिसाइल चलाकर टैंक फोड़ देते हैं और उस टैंक के अंदर के पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और गाइस, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन में आपको कहा था नायरोबी मारी जाती है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। नायरोबी उस समय सिर्फ बेहोश हुई थी और उसके चेस्ट में गोली लगी थी। अब प्रेजेंट में सब लोग कुछ सेकेंड्स के लिए काफी डरे हुए थे, पर सभी तुरंत संभल जाते हैं और नायरोबी को स्ट्रेचर पर लेटाकर लाइब्रेरी में ले जाया जाता है। और इस बार सारे रॉबर्स तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने साथ में पूरा ऑपरेशन किट लाया हुआ था। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो पुलिस से भागकर जंगल में जा रहा था और उसे लग रहा था सौरभ ने रैकेल को मार दिया और बैंक ऑफ स्पेन में हर उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसके चलते नायरोबी बच पाए। और बाहर हम पुलिस को देखते हैं जो जंगल में प्रोफेसर को ढूंढ रही थी, पर प्रोफेसर अब अपना सारा दुख एंड डर दूर करके आराम से एक चेयर पर बैठकर दिमाग शांत करता है। और तब पालेर्मो उसे कॉल करता है और बोलता है कि अब नायरोबी को एक सर्जन की जरूरत है। प्रोफेसर बोलता है कि अभी हमने पुलिस पर एंटी टैंक मिसाइल यूज की है और पुलिस अंदर नहीं आएगी। और रही बात सर्जन की, तो अब हमें पाकिस्तानी सर्जन की जरूरत होगी जो नायरोबी का ऑपरेशन करने के लिए ऑनलाइन टीवी स्क्रीन पर रॉबर्स को गाइड करेगा। और तब पुलिस प्रोफेसर के काफी पास आ चुकी थी, इसीलिए प्रोफेसर भागकर एक बुल के रहने की जगह पर जाता है और बुल से छुपने के लिए एक लकड़ी के बॉक्स के नीचे छुपता है। और दूसरी तरफ पुलिस टेंट में टोमायो एलिसिया से बहस करता है कि अब कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं जाएगा और वो ये भी बोलता है कि ये वॉर यहाँ पर खत्म करना होगा, अब हमें रॉबर्स से सुलह करनी होगी। और बैंक में फिर से बेवकूफ लोग बेवकूफी करते हैं। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी टोक्यो पालेर्मो को बोलती है कि अब से वो इंचार्ज होगी। और आपको पता ही होगा कि ये प्लान खुद पालेर्मो का था, तो वो इंचार्ज टोक्यो को नहीं बनाने वाला था। पर फिर से कुछ लोग टोक्यो को सपोर्ट करते हैं और फिलहाल पालेर्मो शांति से एक जगह पर बैठ जाता है। और अब दूसरी तरफ प्रोफेसर वो करता है जो उसे करना एक्सपेक्टेड था और उसने इसकी भी प्लानिंग ऑलरेडी ही की हुई थी। भले ही प्लान बर्लिन एंड पालेर्मो का था, पर उसमें चेंजेस प्रोफेसर ने भी किए थे। और अब प्रोफेसर अपना आदमी जो बाहर था उसे कॉल करके बोलता है कि प्लान हेमेलिन एक्टिवेट करो। तो अब प्रोफेसर का आदमी फोन्स को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते पुलिस को प्रोफेसर की लोकेशन दिखे सैटेलाइट के थ्रू। और प्रोफेसर का आदमी एज ए प्रोफेसर प्रिटेंड करके उसी जंगल से उस कार में दूर जाएगा और पुलिस को लगेगा कि प्रोफेसर चला गया। और यही होता है, जैसे ही प्रोफेसर का आदमी कार में आगे जाता है, पुलिस भी जंगल से पीछे हटकर उस कार का पीछा करती है। और तब प्रोफेसर का आदमी एक हेलमेट एंड प्रोटेक्टेड जैकेट्स पहनकर कार का एक्सीडेंट करा देता है और वहां पर प्रोफेसर के ब्लड सैंपल जो उसने स्टोर किए हुए थे वो कार के आसपास छोड़ देता है और प्रोफेसर के कुछ कपड़े भी, ताकि पुलिस को लगे कि प्रोफेसर एक्सीडेंट के बाद जख्मी होकर पैदल ही आगे बढ़ा है। और प्रोफेसर का आदमी खुद दूसरी कार से पीछे वापस जंगल में जाकर प्रोफेसर को रेस्क्यू करता है। और प्रोफेसर एलिसिया को कॉल करता है कि वो सर्जन को अंदर भेजे, पर एलिसिया मना कर देती है और वो बोलती है कि बैंक के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तो नायरोबी को अंदर से बाहर निकालो। प्रोफेसर इस बात से मना कर देता है, पर एलिसिया प्रोफेसर को ट्रूस ऑफर करती है, यानी अब वो एक दूसरे पर फायर नहीं करने वाले थे। और प्रोफेसर ट्रूस एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रोफेसर तो बच गया था, पर रैक्वेल पुलिस कस्टडी में थी एंड नायरोबी का ऑपरेशन किया जा रहा था और एक पाकिस्तानी डॉक्टर उनकी हेल्प कर रहा था ऑनलाइन। तब नायरोबी को ब्लड की जरूरत थी और डेनिवर कुछ हॉस्टेजेस जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव या फिर ए नेगेटिव था उन्हें साथ ले जाता है। और आर्टुरो जिसका ब्लड ए पॉजिटिव था वो भी जानबूझकर अपना झूठा ब्लड ग्रुप बताकर उनके साथ जाता है। पर थोड़ी ही देर में मोनिका आर्टुरो का झूठ पकड़ लेती है और तब डेनिवर उस पर गुस्सा होकर उसे एक पंच मारता है। और मोनिका डेनिवर से गुस्सा थी क्योंकि डेनिवर हॉट हेड था और उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। दूसरी तरफ गोल्ड को मेल्ट करने का काम नायरोबी ना होने के कारण
बाकी उनके लोग एंड बोगोटा कर रहे थे। और अब नायरोबी की गोली निकालने के लिए उसके चेस्ट के रिब्स अलग किए जाते हैं और फिर उसके लंग्स का एक पार्ट काटना था और पाकिस्तानी डॉक्टर अच्छे से टोक्यो को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। पर तब पुलिस को खबर लग जाती है कि रॉबर्स नायरोबी का इलाज करने के लिए बाहर के देश से कुछ डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं और तब टोमायो बैंक ऑफ स्पेन की और उस पूरे एरिया के सिग्नल ऑफ करने की ऑर्डर देता है ताकि रॉबर्स का डॉक्टर से कांटेक्ट ना हो पाए। कनेक्शन कट होते ही टोक्यो एंड बाकी सब पैनिक कर जाते हैं। अब बिना किसी मदद के टोक्यो को नायरोबी के लंग्स का एक टुकड़ा काटना था। एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में टोक्यो किसी तरह नायरोबी जो है उसके लंग्स का एक टुकड़ा काटती है जिसमें गोली लगी हुई थी और फिर से वो सब कुछ स्टिचेस वगैरह करके उसे यानी कि नायरोबी को आराम करने के लिए ले जाया जाता है। बाहर प्रोफेसर और उसका दोस्त दोनों भी एक फार्म हाउस जाकर वहाँ से 2 बाइक्स लेते हैं और तीसरी बाइक भी वहाँ पर रखी हुई थी रैक्वेल के लिए, पर रैक्वेल तो अब पुलिस कस्टडी में थी तो उन्हें बिना रैक्वेल के ही अगला काम करना था। और फिर हम रैक्वेल को देखते हैं जिसे पुलिस के कपड़े पहनाकर बैंक ऑफ स्पेन में लाया जाता है इंटरोगेशन के लिए, क्योंकि उसके खिलाफ एक भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं था और रैक्वेल को पुलिस लॉकअप में इसीलिए ये लोग बंद नहीं कर सकते थे। और फिर उसे टेंट में ले जाकर एलिसिया के सामने बिठाया जाता है और अब एलिसिया रैक्वेल को बुरी तरीके से परेशान करने वाली थी और रैक्वेल की कोई भी खबर किसी भी न्यूज चैनल को भी नहीं थी और ना ही प्रोफेसर को। दूसरी तरफ बैंक में पलेर्मो जिसका ये प्लान था अब उसे इंचार्ज पोजीशन से हटाया जाता है और उस बैंक के बाहर जाने का प्लान सिर्फ और सिर्फ पलेर्मो के पास था एंड वही इस पूरे हाइस्ट का मास्टरमाइंड भी था। टोक्यो ने बेवकूफी करके पलेर्मो से उसकी पोजीशन छीनते ही पलेर्मो बैंक के बाहर जाने वाला था सारे रॉबर्स को अकेला छोड़कर, पर सब उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बनाकर रखते हैं। और टोक्यो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही थी पलेर्मो को बंदी बनाने की और टोक्यो की इस बेवकूफी की कीमत अब सबको चुकाने पड़ने वाली थी। फिर टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके वो इंचार्ज है ये बता देती है, पर प्रोफेसर उस पर काफी गुस्सा था और वो बोलता है कि हम इस हाइस्ट में एक पत्ता खो चुके हैं और वो है रैक्वेल, पर वो असल में जिंदा थी। और टोक्यो भी पहली बार अक्लमंदी की बात करती है। अगर प्रोफेसर ने खुद ये नहीं देखा है कि रैक्वेल मारी गई है तो ये पुलिस की ट्रिक है और प्रोफेसर इस बात को सुनकर तुरंत अपने बाइक पर बैठता है। पुलिस टेंट में एलिसिया रैक्वेल की बेटी एंड मॉम के बारे में बताकर रैक्वेल को डरा रही थी और वो बोल रही थी कि सच बताओ प्रोफेसर कहाँ है, मैं तुम्हारी सजा कम कर सकती हूँ, 5 या 10 साल में तुम छूट जाओगी। पर एलिसिया ये भूल रही थी कि रैक्वेल भी खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी है और उसे पता था कि वो कुछ भी हो जाए अगर सच बोलेगी तो 30 साल के लिए वो जेल जाएगी। और पुलिस के पास अब भी रैक्वेल उस हाइस्ट में शामिल थी इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था और इसीलिए उसे अब टेंट में ही एक ही चेयर पर बैठे रहना था। और ये एक ट्रिक थी एलिसिया की जिससे टेंशन एंड दर्द के मारे रैक्वेल सच बोल दे, पर अभी फिलहाल तो रैक्वेल शांत थी और वो कुछ नहीं बताती है। और प्रोफेसर खुद जो है वो अपने आदमी के साथ जो क्राउड रॉबर्स को सपोर्ट कर रहा था उनमें घुसते हैं डेली मास्क एंड जंपसूट पहनकर और वो टेंट की तरफ देखते हैं एंड सब कुछ नॉर्मल था और खास करके इंस्पेक्टर एंजल जो रैक्वेल का काफी अच्छा दोस्त था वो खुश था, यानी रैक्वेल मरी नहीं थी ये प्रोफेसर समझ जाता है। और दूसरी तरफ पलेर्मो को गवर्नर के सिक्योरिटी गार्ड्स जहां बांधे थे उसके साइड में बांधा जाता है और अब पलेर्मो सिक्योरिटी हेड गांदिया से बात करता है और आगे यही बातें रॉबर्ट्स को महंगी पड़ने वाली थी। प्रोफेसर अब रात को पुलिस ऑफिसर जो टोमायो का राइट हैंड था एंटोनियो सास उसके घर जाता है अपने दोस्त के साथ और एंटोनियो सास पर गन तान कर पूछता है कि क्या रैक्वेल जिंदा है, तो वो ऑफिसर ठीक से जवाब नहीं देता है और बोलता है कि गन हटा दो, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा। और गन हटाते ही एंटोनियो सास खिड़की से स्विमिंग पूल में कूद जाता है, पर ये दोनों उसे फिर से घर में ले जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देकर अपने साइड में कर लेते हैं। एंड अब एंटोनियो सास प्रोफेसर का साथी हो गया था जो बता देता है कि रैक्वेल जिंदा है। फिर प्रोफेसर जो है वो अपनी घड़ी उसे देकर बोलता है कि कल ये घड़ी रैक्वेल को दिखाकर मेरा मैसेज उसे देना, और वो मैसेज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 में हम उस दिन को देखते हैं जब रॉबरी करने में सिर्फ 24 घंटे बाकी थे और तब रैक्वेल ने एक सिम कार्ड से अपनी मॉम एंड बेटी को कॉल किया था और फिर सिम कार्ड को जला दिया था, पर वो सिम कार्ड पूरा जला नहीं था और उसके थ्रू पुलिस रैक्वेल के मॉम एंड बेटी का पता लगा लेते हैं। और एलिसिया अब इसी पॉइंट पर प्रेशर देकर रैक्वेल को डरा रही थी। दूसरी तरफ बैंक में पेलेर्मो गांदिया को बोलता है कि पुलिस एंड रॉबर्स के बीच ट्रूस यानी कि सुलह हुई है और अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। और पेलेर्मो इतना सेंसिटिव था कि वो अपने
प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड टोक्यो को सबक सिखाने के लिए वो गांदिया को उस हथकड़ी से कैसे निकालना है इसके टेक्निक बताने वाला था। प्रोफेसर अपने दोस्त के साथ उनके डिसाइड किए हुए बेस पर जाता है और वहाँ से टोक्यो को कॉल करके बोलता है कि रैक्वेल जिंदा है और अब पुलिस को रैक्वेल के खिलाफ थोड़े बहुत सबूत मिल चुके हैं और वो रैक्वेल को 72 घंटों में कोर्ट में ले जाएंगे। एंड गाइज अब इन्हीं 72 घंटों में बहुत कुछ होने वाला है। और जैसे ही सीजन 3 में पुलिस ने रॉबर्स की बैंड बजाई थी और यहाँ से प्रोफेसर सबकी क्लास लेने वाला था, पर अभी फिलहाल तो पलेर्मो एंड टोक्यो के झगड़े के कारण बहुत गलत चीजें होने वाली थी। अब पुलिस को उस सीन के चलते रैक्वेल के मॉम एंड बेटी का पता चल जाता है और इसकी खबर एंटोनियो सास जो प्रोफेसर के साथ हो चुका था वो एक पीसीओ से कॉल करके प्रोफेसर को बता देता है और प्रोफेसर तुरंत रैक्वेल की मॉम एंड बेटी की पोजीशन बदलवा देता है। और फिर प्रोफेसर एंटोनियो सास को बोलता है कि जल्दी से रैक्वेल को वॉच यानी के उस घड़ी को दिखाओ। तब तक रैक्वेल डर के मारे प्रोफेसर का पता देने ही वाली थी कि तभी एंटोनियो सास टेंट में जहाँ रैक्वेल थी वहाँ उसे कॉफी देता है और एंटोनियो सास ने प्रोफेसर की घड़ी पहनी हुई थी और उस घड़ी को देखकर रैक्वेल का डर एकदम से खत्म हो जाता है और वो एलिसिया को प्रोफेसर की जानकारी नहीं देती। पर बैंक ऑफ स्पेन में कोई था जो सिर्फ टोक्यो को सबक सिखाने के लिए और अपने आप को इंचार्ज बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और पलेर्मो गांदिया को बोलता है कि तुम्हारा थंब फिंगर जो है उसे डिसलोकेट करो और तुम इजीली फ्री हो जाओगे। और गांदिया जो सिक्योरिटी हेड था और काफी खतरनाक भी, वो ऐसा ही करता है और फ्री होते ही चलकर अकेला ही गवर्नर ऑफिस की तरफ जाने लगता है। और अब हॉस्टेजेस की निगरानी के लिए बेवकूफ रियो था जो सिर्फ गांदिया पर गन ताने रखता है और गुस्से में गांदिया बिना डरे ही ऊपर चला जाता है। और अब गांदिया अगले कुछ एपिसोड्स में सारे रॉबर्स की बैंड बजाने वाला है क्योंकि वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और साथ ही साथ सीबीआई के साथ कई सीक्रेट एंड अंडरकवर मिशन कर चुका था। एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कहानी 5 साल पहले की देखते हैं जहाँ बर्लिन बैंक ऑफ स्पेन में गवर्नर की सिक्योरिटी कैसी है ये देखने जाता है। बर्लिन ने उसी समय एक फेक आईडी बनाकर वो एक हाई लेवल ऑफिसर है ऐसा प्रिटेंड किया था और उसने अपना नाम रखा था अल्फ्रेडो और वो ट्रस्ट कोऑपरेशन से है ऐसा रिसेप्शन पर बोलता है। फिर जब बर्लिन गवर्नर के पास जाने लगता है तो गवर्नर का बॉडीगार्ड गांदिया उसे कई सवाल करता है और फिर बर्लिन के साथ ही वो गवर्नर के ऑफिस में एंटर करता है। याद रहेगा ये 5 साल पहले की कहानी है जब बर्लिन सिर्फ गवर्नर की सिक्योरिटी देखने गया था। फिर गवर्नर को बर्लिन ये सलाह देता है कि बैंक को सुरक्षित रखने के लिए तुम लोग कम से कम कैश एंड ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रखो और वो सेफ रहेगा। अब ट्रस्ट कोऑपरेशन का एक आदमी ये बोल रहा है, इसके चलते गवर्नर भी सोच में पड़ जाता है। तभी बर्लिन उस ऑफिस में एक स्मॉल ब्लास्ट करवाता है ताकि वो गवर्नर की सिक्योरिटी देख पाए। और तब गांदिया अपने एग्रेशन मोड में आता है और उसके पास काफी एडवांस गन्स वगैरह थी और वो सारी सिचुएशन अंदर से ही शांत करता है। और बर्लिन थोड़ी देर में जब बाहर जाता है तो प्रोफेसर को बोलता है कि गांदिया को मारना होगा नहीं तो ये अकेला सबको मार देगा। पर प्रोफेसर इस बात से सहमत नहीं था और अगर प्रोफेसर ने उस समय बर्लिन की बात मान ली होती तो आज प्रेजेंट में गांदिया एस्केप नहीं कर पाता। अब इतने बड़े बैंक ऑफ स्पेन में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर एंड एक्स सीबीआई एजेंट को खुला छोड़ोगे तो वो क्या क्या कर सकता है इसका अंदाजा आपको अभी तक नहीं है। सब लोग अपनी गन्स लोड करते हैं और गांदिया को ढूंढने लगते हैं। पर तब तक गांदिया नायरोबी के पास जाता है जो अभी अभी किसी तरह ऑपरेशन के बाद होश में आई थी। उसे मारने की कोशिश करता है पर नायरोबी एक इंजेक्शन उसे मारती है और गांदिया भाग जाता है। बोगोटा और बाकी सब वहां पहुंचते हैं और बोगोटा को नायरोबी के पास रखकर हेलसिंकी एंड टोक्यो आगे जाते हैं। दूसरी तरफ टेंट में अब रैक्वेल काफी आराम से एंड कॉन्फिडेंटली आंसर दे रही थी क्योंकि अब उसे पता था कि प्रोफेसर उसे छुड़ा लेगा। और तब हमें पता चलता है कि एलिसिया जो प्रेग्नेंट थी उसका पति 2 महीने पहले ही कैंसर से मारा गया पर फिर भी वो इस स्टेट में केस को हैंडल कर रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए एलिसिया बाहर जाती है एंड एंटोनियो सास जो है वो उस टेंट में आकर रैक्वेल को प्रोफेसर का मैसेज देता है, प्लान पेरिस। अब गाइज ये प्लान पेरिस क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में हेलसिंकी एंड टोक्यो गांदिया को ढूंढ रहे थे और तब गांदिया हेलसिंकी को फांसी का फंदा लगाकर मारने की कोशिश करता है पर तब जल्दी से बोगोटा वहां आकर हेलसिंकी को बचा लेता है। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि गांदिया कैसे आजाद हुआ। सबको लगता है कि रियो ने उसका साथ दिया पर प्रोफेसर अब अपने बेस से सबको बोलता है कि ये रियो ने नहीं किया है और अब मेन चीज ये है कि गांदिया को ढूंढो, बाकी सब बचकानी बातें अब बंद करो और अगर गांदिया को मारना पड़े इन एक्सट्रीम कंडीशन
तो उसे मार देना। प्रोफेसर की ये बात सुनकर अब फिर गांदिया को ढूंढा जा रहा था। फिर प्रोफेसर जो है वो पुलिस के द्वारा बाहर से बहुत सारा खाना बैंक में मंगवाता है ट्रूस के चलते, और सारे पुलिस वाले बैंक ऑफ स्पेन के बाहर बहुत अच्छा अच्छा खाना हॉस्टेजेस को देते हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही ओरिजिनल रॉबर्स थे, डेली मास्क एंड जंपसूट पहनकर। थोड़ी ही देर में अब अंदर सब हॉस्टेजेस मजे में खाना खा रहे थे एंड मोनिका एंड एक और बंदा जो है उन पर नजर रखे हुए था, और बाकी लोग गांदिया को ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर टोक्यो को गाइड कर रहा था कैमरास के थ्रू, पर गांदिया कैमरास की वायर्स काट देता है, जिसके चलते अब टोक्यो अकेले ही बेसमेंट में फंस जाती है। और गांदिया जो है वो एक एसी डक्ट के थ्रू कहीं चला गया था। पलेर्मो सबको यानी रॉबर्स को उसे छुड़ाने के लिए बोल रहा था, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर रियो एंड डेनियर भी गांदिया को ढूंढ रहे थे। फिर वो दोनों गवर्नर ऑफिस के पास जाते हैं एंड गांदिया भी उसी ऑफिस के बाथरूम में था। उसके पीछे एक पैनिक रूम था, जिस पैनिक रूम के पीछे खाना पीना और कई सारे टीवीज एंड फोन्स भी थे, और वो पैनिक रूम क्रिटिकल सिचुएशन में गवर्नर को सुरक्षित रखने के लिए थी, और अब उसका इस्तेमाल गांदिया करता है। और वो वहाँ से कोलोनल टोमायो को कॉल करता है, और गांदिया बोलता है कि मैं तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ सबको मारने की। मेरे पास एडवांस गन्स, ग्रेनेड्स एंड स्मोक्स हैं, मैं सबको मार सकता हूँ। पर टोमायो बोलता है कि मैं ऑफिशियली तो तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता, पर अनऑफिशियली डिफेंस के नाम पर तुम सबको मार दो, और तुमने अगर सबको मारा तो तुम एक हीरो बन जाओगे, और बाहर की बाकी सारी सिचुएशन वो संभाल लेगा। ये सब सुनते ही गांदिया सबसे पहले टोक्यो को बाहर आकर उसके सर पर मार के बेहोश करता है, और फिर से उस सीक्रेट पैनिक रूम में ले जाकर उसे बंदी बना लेता है। एंड एपिसोड 4 यहीं पर एंड होता है। एंड गाइज इसके अगले एपिसोड्स में तो अब बहुत कुछ होगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम कुछ साल पहले की कहानी देखते हैं, जब रॉबर्स नोट प्रिंटिंग वाली रॉबरी यानी कि सीजन 1 एंड सीजन 2 में जो हमने रॉबरी देखी उसकी तैयारी कर रहे थे। तब हम मॉस्को एंड डेनिवर को प्रोफेसर को मस्का लगाते हुए देखते हैं, और मॉस्को का कहना था कि उसने एक लड़के को गोद लिया है और उसे भी रॉबरी में शामिल किया जाए, और प्रोफेसर का कहना था कि अब नोट प्रिंटिंग वाले रॉबरी में ये पॉसिबल नहीं है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टोक्यो अपने आप को पैनिक रूम में पाती है, और वो अपने सामने गांदिया बैठा देखकर बहुत जोर से उसे किक मारती है। पर गांदिया उठकर बोलता है कि अगली बार ये गलती मत करना, और फिर वो कुछ कार्ड्स को लाता है और एक कार्ड निकालकर बोलता है कि ये कार्ड तुम हो जो अब मेरे पास है, दूसरा कार्ड है तुम्हारी टीम, उन्हें मैं डिवाइड करूंगा और फिर जीत जाऊंगा। फिर गांदिया माइक्रोफोन से सारे हॉस्टेजेस को बोलता है कि चिंता मत करो, अब वो सारे रॉबर्स को मारने वाला है, पर इन लोगों ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। और गांदिया ये भी बोलता है कि वो पलेर्मो की मदद से भाग निकला, और पलेर्मो का नाम सुनते ही सबसे पहले पलेर्मो को उठाकर ले जाया जाता है। और फिर से हम कहानी पास्ट में देखते हैं, और तब प्रोफेसर एंड बर्लिन बात कर रहे थे कि प्रिंटिंग वाले रॉबरी में तो नहीं, पर बैंक ऑफ स्पेन वाले रॉबरी में हम मॉस्को के माने हुए बेटे को शामिल कर सकते हैं। एंड गाइस वो एक्चुअल में बेटा नहीं बेटी थी, यानी उस लड़के ने जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया था, और अब उस लड़की का नाम था जूलिया। एंड गाइस जूलिया को बैंक ऑफ स्पेन यानी जो करंट रॉबरी थी उसमें शामिल किया था, और हॉस्टेजेस में बिठा कर रखा था, और वो सिर्फ फिलहाल हॉस्टेजेस पर नजर रखी हुई थी। अब पलेर्मो को गांदिया को छुड़ाने का कारण पूछा जाता है प्रोफेसर के द्वारा, और वो बोलता है कि वो पूरा प्लान उसका है और टोक्यो को इंचार्ज बनने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे अपने ऑर्डर्स वापस लेने थे, और अगर अभी उसको आजाद किया गया तो वो गांदिया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। प्रोफेसर उसे खोलने की ऑर्डर देता है और बोलता है कि ये समय इंचार्ज खेलने का नहीं है, एक मर्डरर खुला घूम रहा है और उसे ढूंढना सबसे जरूरी है। तो पलेर्मो को रिलीज किया जाता है एंड वो फिर से इंचार्ज हो जाता है। नायरोबी भी अब उठकर व्हीलचेयर पर बैठकर बोगोटा के साथ गांदिया को ढूंढ रही थी, पर वो थोड़ी देर के लिए गोल्ड मेल्ट करने की जगह जाकर स्पीड बढ़ाने को बोलती है। और दूसरी तरफ पैनिक रूम में गांदिया टोक्यो के सर के घाव को डिसइंफेक्ट करता है। फिर सारे हॉस्टेजेस को लाइब्रेरी में शिफ्ट किया जाता है रॉबर्स के द्वारा, क्योंकि लाइब्रेरी में गांदिया नहीं छुप सकता था, और वो सबसे सुरक्षित जगह थी जहाँ से गांदिया किसी भी हॉस्टेज को चाहे कितनी कोशिश करे बैंक ऑफ स्पेन से बाहर नहीं निकाल सकता था। फिर हम ऑल्ट्रो को देखते हैं जो जूलिया से बात कर रहा था, एंड जूलिया रॉबर्स के गैंग वाली थी, और उसको सबसे ज्यादा चिंता इसी की थी कि कहीं ऑल्ट्रो कुछ गड़बड़ ना कर दे। डेनिवर एंड रियो अब भी गांदिया को ढूंढ रहे थे और हर एक ऑफिस को चेक करके उसे सील कर रहे थे, पर ये सब गांदिया कैमरा से देख रहा था, और वो पैनिक रूम से बाहर आकर ऑफिस की सील तोड़ता है। और जब डेनिवर एंड रियो लिफ्ट में एंटर करते हैं, तब गांदिया एक ग्रेनेड को लिफ्ट में फेंक देता है और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब डेनिवर एंड रियो दोनों अपने हेलमेट
हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह उस ग्रेनेड पर रखकर उस पर सोते हैं और ग्रेनेड फट जाता है, जिसकी आवाज सुन के सारे लोग उस लिफ्ट की तरफ आते हैं और डेनिवर एंड रियो की मदद करते हैं। फिर तभी गांदिया सब पर गन से फायर करने लगता है, पर तभी रॉबर्स भी उस पर क्रॉस फायर करते हैं और गांदिया किसी तरह भागकर एसी डक्ट में घुसता है और उसी एसी डक्ट दूसरे छोर से एक दूसरे रूम में पहुंचता है जहां पर नायरोबी थी। वो नायरोबी को उठाकर बंदी बना लेता है और एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सब लोग अब नायरोबी को ढूंढ रहे थे क्योंकि नायरोबी अब गांदिया के कब्जे में थी और पैलेर्मो, डेनिवर एंड रियो को एसी डक्ट के थ्रू आगे भेजता है और बाकी लोग जहां नायरोबी एंड गांदिया थे उस रूम के सामने जाते हैं एंड इनका प्लान था कि एसी डक्ट के थ्रू डेनिवर एंड रियो और सामने से बाकी लोग दोनों तरफ से गांदिया को घेर लेंगे। पर तब गांदिया नायरोबी, जिसका अभी कुछ देर पहले ही ऑपरेशन हुआ था, उसका सर एक डोर से मार कर बाहर निकालता है और उसके हाथ पैर बांध देता है ताकि दरवाजे से कोई अंदर ना आ पाए और दूसरी तरफ एसी डक्ट पर भी गोलियां मारता है क्योंकि डेनिवर एंड रियो भी वहां थे। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। फिर वो बोलता है कि अगर नायरोबी को जिंदा देखना चाहते हो तो बाहर सब लोग गाना गाओ ताकि मुझे तुम्हारी पोजीशन पता चले। और ये दोनों लोग यानी कि डेनिवर एंड रियो जो एसी डक्ट में है उन्हें भी बाहर निकालकर तुम्हारे साथ गाना गाने बोलो। सब लोग ऐसा ही करते हैं और डेनिवर एंड रियो बाहर आ जाते हैं और गाने गाते हैं। फिर गांदिया बोलता है कि मैं नायरोबी के सर पे गन रखकर बाहर जाऊंगा बैंक ऑफ स्पेन के मेन डोर पर और कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तो नायरोबी मारी जाएगी। प्रोफेसर बाहर अपने बेस पर कुछ भी देख नहीं पा रहा था और वो उस पैनिक रूम को ढूंढ रहा था जहां गांदिया ने टोक्यो को रखा था और फिर उसे मैप के थ्रू अंदाजा हो जाता है कि टोक्यो कहाँ है और वो पैलेर्मो को इसकी जानकारी दे देता है। फिर हम हॉस्टेजेस को देखते हैं जिसमें आर्टुरो रॉबर की गन छीन लेता है और सब हॉस्टेजेस अब खुश हो चुके थे कि तभी जूलिया हॉस्टेजेस में ही बैठी थी और प्रोफेसर के साथ थी। वो गन को आर्टुरो पर चलाती है यानी कि पैर के पास और आर्टुरो डर के मारे रॉबर्स की गन नीचे गिरा देता है। पर उससे पहले ये भी होता है, नायरोबी को फोन पर बात करने के लिए एलिसिया ने जो फोन नायरोबी को सीजन 3 में दिया था वो फोन नायरोबी का इलाज करने वाली नर्स हॉस्टेज को मिलता है और वो उस फोन को आर्टुरो को देती है। आर्टुरो पुलिस को फोन करके बोलता है कि मेन बैंक ऑफ स्पेन के डोर पर अभी कोई भी नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो और पुलिस बाहर इसके बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ अब नायरोबी को लेकर गांदिया बाहर आता है और मेन डोर की तरफ जाता है और नायरोबी को छोड़कर आगे बढ़ता है। पर तभी गांदिया नायरोबी को आवाज देता है और जैसे ही नायरोबी पीछे मुड़ती है गांदिया नायरोबी के सर के बीचों बीच गोली मार देता है एंड नायरोबी मारी जाती है। एंड गाइस, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपसे माफी मांगी थी कि मैंने सीजन 3 के एंड में ही कहा था कि नायरोबी मरी थी, पर तब वो नहीं मरी थी। वो अब सीजन 4 में मरती है और गवर्नर चीफ सिक्योरिटी गार्ड गांदिया ने उसे हेडशॉट मारा था। सब लोग इसी शॉक में थे कि गांदिया फिर से भागता है, पर इस बार डेनिवर गांदिया पर एक ग्रेनेड फेंकता है, पर गांदिया उस ग्रेनेड से बहुत जख्मी होता है। पर वो किसी तरह उस पैनिक रूम में जाने में कामयाब होता है और बाहर सभी के सभी रॉबर्स रो रहे थे क्योंकि नायरोबी की मौत हो चुकी थी। एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है जिसमें एक्शन ज्यादा था, पर इस आखिर के 2 एपिसोड्स में इससे भी ज्यादा एक्शन है और अब रॉबर्स एंड प्रोफेसर मिलकर पुलिस एंड गांदिया की बैंड बजाने वाले हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में अब हम कहानी 45 घंटे बाद की देखते हैं और 45 आवर्स बाद गांदिया टोमायो को कॉल करता है और बोलता है कि नायरोबी एंड टोक्यो को उसने जान से मार दिया है। और फिर गांदिया ये बोलता है कि अब सारे रॉबर्स उसे घेर कर मारने आ रहे हैं और अब वो टेरेस पर आ रहा है, जल्दी से मदद भेजो। टोमायो एक हेलीकॉप्टर को बैंक ऑफ स्पेन के टेरेस पर भेजता है और उस हेलीकॉप्टर से एक ऑफिसर उतरता है और गांदिया एक ब्लैक सूट में था और रॉबर एंड गांदिया एक दूसरे पर क्रॉस फायर कर रहे थे। पर गाइस, ये एक चाल थी। असल में 45 घंटे पहले बहुत कुछ हो चुका था। हम कहानी 45 घंटे पहले की देखते हैं जब नायरोबी मारी गई थी। अब डेनिवर के ग्रेनेड से बचकर गांदिया पैनिक रूम में आया था। अब आगे गांदिया रूम में अपने आप को एड्रेलिन इंजेक्ट करता है और वो काफी ज्यादा जख्मी था, इसीलिए बेहोश हो जाता है। फिर बाहर प्रोफेसर जो है वो अब गांदिया का पता बता देता है और बोलता है कि उसे जिंदा पकड़ो। और बाहर पुलिस एक रोबोटिक मशीन के द्वारा बॉम्ब डीएक्टिवेट करने जा रही थी और पुलिस अब अंदर आने वाली थी। और रॉबर्ट्स ने अब तक सिर्फ 44 टन गोल्ड ही मेल्ट किया था, जो आधे से भी कम था, और वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। बाहर एंटोनियो सास प्रोफेसर को पुलिस अंदर आ रही है ये बता देता है। प्रोफेसर रॉबर्ट्स को बोलता है कि उस पैनिक रूम के आसपास जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसे ढूंढकर सारे केबल वायर्स काट दो ताकि गांदिया
गांधिया कुछ भी ना देख पाए कैमरास के द्वारा। फिर पुलिस तभी गांधिया को कॉल करती है, पर वो बेहोशी से उठकर कॉल उठाता है और रॉबर्स कनेक्शन काट देते हैं और गांधिया को कंफ्यूज करने लगते हैं। सब रॉबर्स अलग अलग जगह की वॉल्स तोड़ रहे थे। गांधिया डर जाता है कि रॉबर्स किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। प्रोफेसर का आदमी उस जगह पहुंचता है जहां रियो को टॉर्चर किया गया था। वो कोई डेजर्ट था और इस पॉइंट को एंड और कुछ चीजों को लेकर प्रोफेसर सबकी बैंड बजाने वाला था। पुलिस अंदर आती देख प्रोफेसर जो है वो अब अपनी पहली दिमाग की मिसाइल एक्टिवेट करता है और पलेर्मो जो है वो सबसे पहले मीडिया एंड पब्लिक को दिखाने के लिए कि गांधिया ने कैसे नायरोबी को मारा, इसलिए पलेर्मो गवर्नर के बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको फ्यूनरल के कपड़े पहनाकर नायरोबी का फ्यूनरल करवाते हैं सारे पुलिस वालों के सामने, जिसे देखकर पुलिस, मीडिया एंड पब्लिक भी इमोशनल हो जाती है और प्रोफेसर भी बहुत रोता है एंड टेंट में रैक्वेल भी बहुत ज्यादा रोती है। ओवरऑल देखा जाए तो सारा मामला अब इमोशनल था। फिर प्रोफेसर दूसरा प्लान एक्टिवेट करता है रियो का, और रियो को लाइव कवरेज के द्वारा कैसे टॉर्चर किया गया ये बताया जाता है मीडिया में, और ये सुन के पुलिस की इज्जत डाउन हो जाती है। टोमायो प्रियोटो को बोलता है कि ये सब एलिगेशन झूठ है, ये प्रेस बुलाकर उसे बोल दो, क्योंकि रॉबर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था कि उन्होंने रियो को टॉर्चर किया और यही प्रोफेसर को चाहिए था। प्रोफेसर का आदमी जो है वो उस डेजर्ट में रियो के साथ जो हुआ उस टॉर्चर के सबूत ही लेने गया था, और उसके आदमी ने अपने साथ कुछ आर्म साथी रखे थे और वो लोग जिसने रियो को टॉर्चर किया था उसे पकड़ लेते हैं। प्रिएटो प्रेस के सामने सारे एलिगेशन रियो के खिलाफ वाले झूठ है ये बोलता है, पर तभी प्रोफेसर का साथी जो है वो वहां से मीडिया लाइव कवरेज करता है और सब प्रेस वालों को ये दिख रहा था, और वो आदमी जिसने रियो को टॉर्चर किया था वो पुलिस के एंड गवर्नमेंट के नाम पे ही सब कुछ सच बोल देता है कि एलिसिया, टोमायो, मिनिस्टर एंड प्रिएटो सबको रियो के टॉर्चर के बारे में पता था और वो टॉर्चर बिना कोई पुलिस रिकॉर्ड के किया जा रहा था, और उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब वो बोल देता है। और मीडिया वाले अब प्रिएटो को घेर लेते हैं और प्रिएटो वहां से भाग निकलता है, और अब इन झूठ के कारण ही पुलिस एंड गवर्नमेंट फंस गई थी। टोमायो अब एलिसिया को बोलता है कि ये सब एलिगेशन तुम अपने सर लेकर सबको बचा लो, क्योंकि बाहर के देशों के ऑफिशियल से और खुद स्पेन के प्रेसिडेंट से पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ रहा था, और अब पब्लिक तो 100% रॉबर्स का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कुछ और लोग हायर करता है और आखिरी के 30 घंटों में उन्हें प्लान पेरिस पर वर्क करके रैक्वेल को छुड़ाना था, और प्रोफेसर इसके चलते सब नए लोग जिन्हें हायर किया था उनके कुछ घंटे के लिए क्लास लेता है कि कब क्या और कैसे करना है। और अब गाइस यहाँ से बहुत मजा आने वाला था। बैंक ऑफ स्पेन में टोक्यो अब पैनिक रूम में गांधिया को बोलती है कि तुमने मेरे घाव पर डिसइंफेक्टेंट लगाया तो अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। गांधिया टोक्यो के हाथ खोल देता है और टोक्यो गांधिया को बेहोश कर देती है। रॉबर्स भी पैनिक रूम में घुसकर इन दोनों को बाहर लाते हैं। बाहर प्रोफेसर अपना तीसरा प्लान एक्टिवेट करता है, और वो था कि पुलिस ने रैक्वेल को मार दिया है, वो भी फेक एनकाउंटर करके। पर प्रोफेसर एंड पुलिस दोनों को भी ये पता था कि रैक्वेल जिंदा है, पर प्रोफेसर जो है उसने रैक्वेल के फेक एनकाउंटर की रिकॉर्डिंग उसी समय कर ली थी, और प्रोफेसर उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक के सामने लाता है कि कैसे एलिसिया के ऑर्डर पर सॉरेज ने एनकाउंटर पर बिना कोई सबूत अनआर्म्ड रैक्वेल को मार दिया। और अब तो पुलिस वालों की हालत खराब हो गई थी, और अब मजबूरन पुलिस पब्लिकली ये बता देती है कि उन्होंने रैक्वेल को 72 घंटों से ज्यादा एक चेयर पर बिठा कर रखा है और रैक्वेल जिंदा है, उसे कोई भी एनकाउंटर पे नहीं मारा गया। अब इसकी खबर लगते ही कोर्ट ऑर्डर पुलिस को मिलता है कि रैक्वेल को कोर्ट में पेश करो, और उसके लिए एक टीम रैक्वेल को लेने आती है। और अब रैक्वेल बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ से प्लान पेरिस एक्टिवेट होने वाला था, और एलिसिया जो है वो प्रेस मीटिंग में सब कुछ सच बताने जा रही थी। एपिसोड 7 यहाँ पर एंड होता है, एंड अब आखिरी फाइनल एपिसोड में पुलिस की पूरी तरीके से बैंड बजेगी। एपिसोड 8 की शुरुआत में एलिसिया भी सारा इल्जाम गवर्नमेंट पर लगा देती है कि ये सब गवर्नमेंट ने ही कहा था, और प्रेस के सामने वो अपने आप को क्लियर करके रिजाइन कर देती है। और तब प्रेसिडेंट टोमायो को एलिसिया को पकड़ने की ऑर्डर देता है, और ऐसे ही सिर्फ प्रोफेसर ने और पेलेर्मो एंड बर्लिन के प्लान ने पूरे स्पेन के गवर्नमेंट को हिला दिया था, सिर्फ अपने दिमाग के चलते। और पब्लिक अब ना तो गवर्नमेंट पर भरोसा कर रही थी और ना तो पुलिस पर। अब सिचुएशन कंट्रोल में थी, यानी गांधिया पकड़ा गया था, वो भी जिंदा। पुलिस एंड गवर्नमेंट हिल चुकी थी, और अब इस सिचुएशन में प्लान पेरिस एक्टिवेट किया जाता है प्रोफेसर के ऑर्डर पर। और इस प्लान में रैक्वेल को जब कोर्ट में ले जाया जाने वाला था, उस कोर्ट की साइड में एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, और उस रेस्टोरेंट को खरीद कर प्रोफेसर अपने आदमियों के द्वारा वहां से कोर्ट के पार्किंग लॉट तक एक टनल खुदवाता है। और जब रैक्वेल कोर्ट में जाती है पार्किंग लॉट से, रैक्वेल कोर्ट में सारे सबूत देती है शुरुआत से एंड तक, और कोर्ट को इसमें काफी वक्त लग जाता है। और इस वक्त में 11 मीटर्स लंबा टनल खोदा जा रहा था, और इसे खोदने में रात के 1 बज जाते हैं।
प्रोफेसर के आदमी कोर्ट के पार्किंग में जाते हैं और वहां पर अब अगली सुबह रैक्वेल को फिर से लाने वाले थे और तब तक छुपने के लिए ये आदमी एक दीवार एंड रूम बनाते हैं ईंटों से और उसे जल्दी से प्रोफेशनली कलर देते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। जैसे ही अगले दिन सुबह रैक्वेल को पार्किंग से मीडिया से छुपाकर कोर्ट में ले जाया जाता है तो प्रोफेसर के आदमी जो छुपे हुए थे वो जज, कैदी एंड पुलिस बनकर रैक्वेल एंड दूसरे पुलिस वालों के सामने आते हैं और इशारा मिलते ही सारे पुलिस वाले जो रैक्वेल को पकड़े हुए थे उन्हें बांध दिया जाता है प्रोफेसर के आदमियों के द्वारा। और फिर प्रोफेसर के आदमी पुलिस वालों को पुलिस वैन में रख कर बॉम्ब लगाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी जेल की तरफ जाओ और अगर मुंह खोला तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर एक नकली रैक्वेल को यानी कि एक रैंडम औरत को वैन में बिठाकर पुलिस वैन निकल जाती है एंड ओरिजिनल रैक्वेल टनल के थ्रू एक कार में बैठकर प्रोफेसर के दूसरे आदमी के पास पहुंचती है जो एक हेलीकॉप्टर लेके रेडी था। वो हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर से मिलता था और जैसा आपको पता है कि ये आदमी जो प्रोफेसर के साथ था वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था तो उसे हेलीकॉप्टर भी चलाना आता था। अब बैंक में गांदिया को पकड़ा गया था, उसके थ्रू रॉबर्स के कहने पर गांदिया टोमायो को कॉल करके बोलता है कि उसने नायरोबी एंड टोक्यो को मार दिया है। यानी गाइस आपको याद आ गया होगा 45 घंटे वाला सीन। अब गांदिया पुलिस को झूठ बोलता है कि रॉबर्स उस पर हमला कर रहे हैं पर रॉबर्स सिर्फ हवा में गन साउंड करने के लिए ही फायर कर रहे थे। और फिर गांदिया बोलता है कि उसने ब्लैक सूट पहना है और वो टेरेस पर आ रहा है तो पुलिस जल्दी से हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाती है और वो पूरा हेलीकॉप्टर था खुद प्रोफेसर का जिसमें रैक्वेल भी थी। हेलीकॉप्टर निकल जाता है और डेनिवर गांदिया की जगह पर ब्लैक सूट पहनकर बाहर जाता है और फेक बुलेट से रॉबर्ट्स एंड डेनिवर एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। टोमायो जल्दी से हेलीकॉप्टर को बुलाता है और उस हेलीकॉप्टर से रैक्वेल खुद ही एक ऑफिसर बनकर उतरती है और हेलीकॉप्टर लेके प्रोफेसर का आदमी चला जाता है और रैक्वेल को प्लान पेरिस के चलते पुलिस के नाक के नीचे से छुड़ाकर बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर पहुंचा देता है। गांदिया का काम हो चुका था और नायरोबी को मारने के कारण रॉबर्ट गांदिया को जान से मार देते हैं। अब पुलिस को पता चलता है कि ओरिजिनल रैक्वेल गायब है और इसके चलते उन्हें ये पता चलते देर नहीं लगती कि रॉबर्ट्स ने पुलिस को पूरी तरीके से बेवकूफ बनाकर फंसा दिया है। एंड गाइस अब रैक्वेल भी फ्री थी, गांदिया मारा गया था और पुलिस को प्रेसिडेंट एंड दूसरे देशों के ऑफिशियल्स से प्रेशर बढ़ रहा था और एक तरीके से बोला जाए तो पुलिस की पूरी तरीके से बैंड बज गई थी। पर एट द एंड एलिसिया जो पुलिस से छुप चुकी थी क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया था, वो भी अनऑफिशियली कुछ सबूत इकट्ठा करके प्रोफेसर के बेस को ढूंढकर वहां पहुंचती है एंड प्रोफेसर पर गन तानती है। प्रोफेसर भागने लगता है तो वो प्रोफेसर के साइड में एक गोली चलाकर उसे शांत रहने बोलती है एंड सीजन 4 यहाँ पर एंड होता है इसी सस्पेंस के साथ कि क्या एलिसिया प्रोफेसर को पुलिस के हवाले करती है या फिर प्रोफेसर ने रैक्वेल को जैसे अपने साथ किया था वैसे ही एलिसिया को भी अपने टीम में ऐड करता है। तो अब ये राज तो गाइज मनी हाइस्ट सीजन 5 में ही खुलेगा जो रिलीज ही नहीं हुई है। तो गाइज जैसे ही मनी हाइस्ट सीजन 5 रिलीज होती है हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। सो वी विल एंड द सीरीज ऑफ मनी हाइस्ट ऑल सीजन 4 एक्सप्लेनेशन हियर जब तक सीजन 5 रिलीज नहीं होता। तो दोस्तों ये थी मनी हाइस्ट सीजन 4 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।